जय हिंद साथियों। ये सवाल सच में बहुत बड़ा है कि अगर 2024 में पीएम मोदी अगर सत्ता से बाहर हो गए तो अगली जो सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को संभालेगी कैसे और चलाएगा कैसे। क्योंकि पीएम मोदी की समय काल में इस देश के भीतर में जो भी आंकड़े देश के सामने रखे गए हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ही आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक को दिए भी गए हैं, उसकी बेस जो है वो सरकार ने तय किया है। उन आंकड़ों को राजनीतिक सुविधा के हिसाब से ही दिया गया है। भारत के कॉरपोरेट हो या फिर भारत के बाजार हो, भारत के विकास की बात हो या फिर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, या फिर इनसे सबसे हट करके भारत देश के मानव संसाधनों का जो जिक्र होता है, यानी लोगों का जो सवाल होता है, उनकी जिंदगी इस समय में जिस तरीके से अभी है, वो जो उपलब्धियां सरकार लगातार बता रही है, गिना रही है, अगर उसमें जमीन और आसमान का अंतर अगर दिख रहा है तो यह सवाल तो सच में बहुत बड़ा है और सच में यह गूंजेगा कि वाकई सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन एक पल के लिए जरा आप ये सोच लीजिए कि अगर तमाम राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी अगर चुनाव के अंदर झोंके हुए, ऐसे समय में पीएम मोदी अगर 2024 के बाद भारत देश की अर्थव्यवस्था को लेकर के ऐसा कौन सा खेल नया खेलेगी और उसकी तैयारी क्या अभी से क्या शुरुआत कर चुके हैं। यानी 2014 के बाद से हमारे देश में जो भी सरकारी कंपनियों को कौड़ियों के मोल बेच दिया गया या फिर जिसकी भी कीमत इस देश के भीतर में अपने कॉरपोरेट मित्रों, सहयोगियों के आंकड़े जो मोदी सत्ता ने लगाए, उसमें राजनीतिक सवाल लगातार उठते चले गए और यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला गया कि सरकार अब कुछ भी अपने हिस्से का रखना ही नहीं चाहती है। वह चाहती है कि सब कुछ निजी हाथों में थमा दिया जाए। तो क्या वाकई में 2024 के बाद की जो तैयारी है वो पीएम मोदी कुछ इस तरीके से करने में जुट चुके हैं कि जिसके बाद से जो स्थिति इस देश के भीतर में तमाम सरकारी संपत्तियों को लेकर के हो या फिर संस्थानों को लेकर के हो, यहां तक कि सरकारी बैंकों को लेकर के भी अगर सवाल जो होंगे वह सिर्फ चौंकाने वाले हैं, ना कि उसकी तैयारी किस रूप में कैसे इस समय में खड़ी कर दी गई है। और क्या पीएम मोदी यह मान करके चल रहे हैं कि 2024 में जब वो वापस लौटेंगे सत्ता में तो जो इकोनॉमी वो निजीकरण के आश्रय चलाने की जो उनकी सोच थी उसमें अभी तक रफ्तार पकड़ नहीं पाई है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक ऐसी रफ्तार इस देश के भीतर आएगी जैसा आपने कभी नहीं देखा। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव की अर्थव्यवस्था के मद्देनजर क्या पीएम मोदी, चाहे इस समय में आरबीआई हो या फिर नीति आयोग ही क्यों ना हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए नौकरशाह की बात कर लीजिए या फिर डीपम से जुड़े हुए ऐसे अधिकारी की लिस्ट देख लीजिए या फिर इस समय में अलग अलग वित्तीय मिनिस्ट्री को लेकर के, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री को लेकर के जो भी रेखाएं तैयार की गई है, जो भी रूप बनाई गई है, वो बिल्कुल कल्पना का परे है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद क्या सब बिक जाएगा। बैंकों का निजीकरण क्या पहली लिस्ट में सरकार पर आकर के खड़ा हो चला है और अभी तक ही नहीं बल्कि 2021 से ही लगातार उठते रहे हैं कि किन बैंकों को बेच दिया जाए, किन बैंकों को निजी हाथों में थमा दिया जाए, लेकिन यह बात अमल में आ नहीं रही थी। अगला सवाल यहां पर होता है कि भारत पेट्रोलियम तक को लेकर के किस रूप में बेच दिया जाए, लेकिन बात यहां भी नहीं संभल पाई, नहीं उभर पाई। तो जरा इस देश के भीतर में लगभग ऐसे 36 पीएसयू का नंबर आया, इसको किस तरीके से बेच दिया जाए, कॉर्पोरेट के हाथों में थमा दिया जाए। जो कॉर्पोरेट करीबी हुआ करते थे उनके ऊपर जो जांच हुई उस दायरे में एक ही झटके में या डिसइन्वेस्टमेंट होगा, निजीकरण होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, जो मोनेटाइजेशन था, जो बाकायदा एक नेशनल मोनेटाइजेशन जो एक रेखाएं बनाई गई 2025 के मार्च तक के लिए, यानी 6 लाख करोड़ रुपए इस समय में सरकार के पास पहुंच जानी चाहिए, अब उसमें भी रफ्तार जो 2024 के बाद ही पकड़ेगी। तो पहला यहाँ पे सवाल उठता है कि इस इलेक्शन तक इस देश के भीतर में निजीकरण या मोनेटाइजेशन या फिर डिसइन्वेस्टमेंट हर प्रक्रिया को रोकी गई है, क्योंकि 2024 से पहले जितने भी महीने बचे हैं, जितने भी दिन बचे हुए हैं, इसमें सरकार के सारे अधिकारी जुट चुके हैं कि 2024 में अगर सत्ता आएगी तो उसके बाद में इस देश में जो सेल सरकारी संपत्तियों की करनी है, लगनी है, उसकी लिस्ट केवल आप गिनते रह जाइए।
और उसके दायरे के अंदर पहला बैंक ही क्यों आ रहा, होने की जरूरत क्यों है, क्यों ऐसा होगा, और बैंक का रूप इस दौर में क्यों ठीक किया गया, पैसों का माफी इतना क्यों किया गया, जो उसको बट्टे खाते हैं एनपीए में कहते हैं, डालने या रिटर्न ऑफ उसको कहते हैं, इस बट्टे खाते में क्यों डाला गया। इस सारे दस्तावेज के अगर देखिएगा तो इसको पूरी तरह से समझने का प्रयास करना चाहिए। एक फहरिस्त को पलटने की जरूरत है। शुरुआत जो है हमारे देश के बैंकों से, और बैंकों को बेचने के लिए हमारे देश की सरकार तैयार है। और उसको सिर्फ इतना समझ में आ गया कि अब जो अमेंडमेंट करना है, जो बैंकिंग कंपनी के दायरे में एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980, उसके बाद फिर कैबिनेट को यह डिसीजन लेना होगा, और ये सब कुछ 2024 में चुनाव जीतने के बाद तुरंत किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, जो बैंक में जो काम करने वाले कर्मचारी है वह एक बात को अच्छे से समझ ले। वो जब ये सोचते हैं कि निजी हाथों में बैंक अगर चला गया तो उसके बाद शानदार तरीके से काम होता है, तो एक पल के लिए जरा आप ये समझिए कि हमारे देश के भीतर में बैंकिंग से जुड़े हुए लोगों की जो नौकरियां थी, उन नौकरियों में करीब करीब 4.5 लाख नौकरियों की कमी आई है। सरकार जो इस समय में जिसको बैंकों का मर्ज किया, और जो प्राइवेट दिशा में जब वो आगे बढ़ेगी तो उसके बाद किस परिस्थिति में हमारे देश की नौकरियों की सवाल उठेगी, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल होगा। और भी इससे सवाल जुड़े हुए पीएसयू कहा था, उसके भीतर में भी ऐसे कितनी नौकरियां कम हुई, उसकी तादाद अगर देखिएगा केवल 3.5 लाख रुपए इन 9 सालों में होती है। यानी नौकरी बढ़ती और नहीं जाती है, घटती होती है। तो जरा इस पे सोचिए कि 2020-21 के बीच में का जो बजट रखा जा रहा था, तो उस टाइम में आईडीबीआई या जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बेचने का जिक्र भी था। लेकिन 2 नाम और उसके सामने आए थे, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था और इंडियन ओवरसीज बैंक हुआ करता नाम था। और उस टारगेट और उस रूपरेखा को इस रूप में फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए, नीति आयोग से जुड़े हुए अधिकारी और आरबीआई के अंदर के जो डायरेक्टर्स, जो पूरा बोर्ड है, उससे जुड़े हुए अधिकारी या देख रहे हैं, साफ तय करना चाहते हैं कि दरअसल अब बेचने की दिशा में बढ़ना है। और इसमें जो आने वाले समय में बैंक और जो बैंक बेचे जाएंगे, उसमें जो छोटे स्तर के बैंक है जिनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, खुद आरबीआई यह कहने लगे कि बैंक यह कहे कि देखिए एनपीए पहले के तुलना में उसका परसेंटेज कम हो गया। तो जरा एक पल के लिए आप कल्पना कीजिए कि जब परसेंटेज एनपीए का कम हो गया तो इस समय में कितना माफी सरकार ने कितने करोड़ों रुपए की होगी, क्योंकि सरकार ने खुद ये चीज बताया कहा है। और आरबीआई का आंकड़ा बताता है कि एनपीए मार्च 2018 तक 14.6% था, और दिसंबर 2022 तक ये घट करके 15.53% पर आ गया। कोई भी इस आंकड़े को जरा परखेगा और देखेगा, समझेगा, तो कहेगा सरकार सही बात कर रही है, आरबीआई सही बात कर रही है। तो फिर जो सवाल होता है कि एनपीए की जो था वो बैंक के किताब से हटाने के लिए जो रिटर्न ऑफ कर दिया गया, वो 2014 से लेकर के 2018 तक 7,13,402 करोड़ रुपए के आसपास माफ कर दिए गए सरकार द्वारा। इसमें पब्लिक सेक्टर के भी बैंक थे, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दोनों को दिए गए है। जो रिटर्न ऑफ की रकम होती थी, ये दोनों मिलाकर के इतनी रकम बनती है 7,13,402 करोड़ के आसपास, जिसमें से 3,16,507 करोड़ रुपए जो पब्लिक सेक्टर बैंक को दिया गया, और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को 3,96,895 करोड़ रुपए की। अब जब सरकार यह कह रहे कि नहीं बेचेंगे इसीलिए क्योंकि बैंकों की स्थिति ठीक हो जाएगी, तो दरअसल ये सोचिए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पे जो प्राइवेट पार्टीज होती है उन्हें ये कहना पड़ता है कि देखिए एनपीए बहुत कम आ रही है और बहुत अच्छे है यहाँ पे रुक, तो फिर आप इसको खरीद सकते हो, सरकार उससे पैसा लेगी। लेकिन जब 5.53% का जिक्र होता है कि 18 के बाद से 2022 तक घट का इतना आ गया है, तो माफी कितनी हुई जरा इस बात को सोच के देखिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक से 2018 से 2022 के बीच में दिसंबर तक 6,06,509 करोड़ रुपए को रिटर्न ऑफ कर दिया गया, और जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो 8,48,142 करोड़ रुपए रिटर्न ऑफ किया गया। यहाँ पे दोनों को जरा आप मिलाइएगा तो 14,54,691 करोड़ के आसपास पहुंचता है। यानी पहले फेज में जब 14% था तो माफी दे दी गई 7,13,000 करोड़ का। दूसरे फेज में जब एनपीए का परसेंटेज कम बढ़ा दिखाई दिया तो माफी दी गई 14,54,000 करोड़ का। तो बैंकों के भीतर के जो परसेंटेज तो कम होगा ही, जाहिर सी बात है।
और पूरी की पूरी कमेटी अब इस समय अपने आप को क्रिएट कर रही है। उसमें छोटे बैंक, रीजनल जो प्रेजेंस में दिखाई देते हैं, जो उसमें सेंट्रल बैंक का भी जिक्र है, इंडियन ओवरसीज का बैंक का जिक्र होता है, यूको बैंक का भी नाम आता है, और ये सारी बातें निकल करके आ रही है। क्या इस रूप में 2000 लोकसभा चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस रफ्तार से इस देश में संपत्तियों को बेचेगी, चाहे वो खरीद ले, जिसके पास पैसा हो, तो इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन का जो सपना हमारे भारत देश में देखा जा रहा है, उसके पीछे का यही वो आर्थिक है, ये इकोनॉमी की बात है, या फिर मसला सिर्फ इतने बैंक तक ही सीमित है होता है, उसके बाद तक ये आगे बढ़ता है दीपम के पास। दीपम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसके पास ऐसी ऐसी कंपनियों की फहरिस्त पड़ी है, जिसके भीतर में किसको किस रूप में सेल करना है, डिसइन्वेस्टमेंट करना है, किसका मोनेटाइजेशन करना है, किसको ऑफर फॉर सेल कर देना है, और किसका स्ट्रेटेजिकल सेल करना है। ये सारी प्रक्रिया जिस रूप में आगे बढ़ेगी, उसकी पूरी कहानी, पूरी रूपरेखा एक पल तैयार कर ली गई है। जरा एक पल के लिए आप सोचिए कि जब कांग्रेस अडानी का जिक्र करती है, कॉर्पोरेट मित्रों का जिक्र करती है, और इसका जिक्र इसलिए करती है कि सरकार कैसे कौड़ियों के मॉल उस अडानी को अपनी देश की संपत्ति बेचते चली जा रही है, उसको देते चली जा रही है, और पॉलिटिकल तौर पर इस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं। सत्ता में आएंगे तो सबके फाइल खोलेंगे। अगर सत्ता में नहीं आने की परिस्थिति में अगर पीएम मोदी सरकार मान करके यह तैयारी अगर अभी कर रही, और जरा इस पूरे किताब को हमें लगता है समझने की जरूरत है। हमारे देश के भीतर में जो पीएसयू जो इस दौर में काम कर रहे हैं, इस समय में काम कर रहे हैं, कितने बड़े तादाद में हो सकते हैं, और उसमें से कितनों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। 176 जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है, उस सभी को बेचना है। उसमें से 60 को पहचान कर किया जा चुका, जो नॉन एस्थेटिकल सेक्टर के अंतर्गत आता है, और इनके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज है या नीति आयोग है, ये अपने तौर पर वहां की परिस्थिति को लगातार परख रहा है, और उसके बाद 2024 के दिशा के बाद दो बेचने की जो स्थिति में आकर के खड़ा हो सकती है। इससे पहले जो नवरत्न की भी कंपनी थी, उनको भी बेचने का जिक्र था। उसमें एक कंपनी जैसे कॉन्कोर, उसको अडानीज खरीदना चाहते थे। कुछ माइनिंग स्टील से जुड़े हुए कंपनियां थी, उसको वेदांता ग्रुप यानी वो वेदांता ग्रुप खरीदना चाहते थे। यानी संयोग से दोनों जो है जांच के दायरे में आ गए, और तो एक ही पल में चीजें पलट गई या रुक गई, या फिर इसे रोक दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी यहाँ पे मुश्किल इसलिए बन रही है कि सरकार जिस लिहाज से चला रही है, अगर उसमें उसने अगर नोट छापना बंद कर दिया, लोन लेना बंद कर दिया, इस तरीके से पैसों की कमाई को बंद कर दी, तो हमारे देश किस रूप में आगे चल पाएगा, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है आर्थिक स्थिति के लिहाज से अगर देखिएगा। लेकिन जरा सोचिए, स्ट्रेटेजिकली चीजों को जो रखा गया है इसके भीतर, उसमें जैसे कि आप जिक्र करिए कि जून के महीने में जो हुडको है, हाउसिंग जो हुडको, उसको 7% बेच दिया गया। जो अक्टूबर के अंदर में जो जिक्र शुरू हुआ और उसको सेल करने का जो जिक्र आया, उसमें सवाल है कि इतना ही से काम चल पाएगा क्या? बात तो इससे आगे की है, जहां पे और भी शेयर बेचे जाएंगे। SJVN लगभग 5% शेयर, उसको भी बेचने का जिक्र हुआ। बात इतना ही तक नहीं होती है, तो जब सेल लगती है तो एक लंबी कंपनियों की फहरिस्त होनी चाहिए। IDBI जो 15,000 करोड़ रुपया मिलेंगे, उसमें LIC के 49.2% है, यानी 45% सेंट्रल गवर्नमेंट के। अब सवाल उठता है कि जो गवर्नमेंट के पास और LIC जैसे संस्थाएं जो अपने तौर पर अपने IPO से इतना पैसा ना कमा पाए हो, तो देश के इकोनॉमी की परिस्थिति को जरा आप समझिए। LIC की भी IPO के जरिए 21,000 करोड़ रुपए की कमाई करनी थी, उन्हें नहीं हो पाई उस। तो इससे क्या मतलब निकलता है? IDBI ने सेकंड को जो IDBI BEML लिमिटेड कॉन्कोर का जिक्र किया जाता, जो 12,000 करोड़ का जिक्र था पहले, रेलवे का इसमें इंटरेस्ट हुआ करता था, वो भी खत्म हो गया। उसको लेकर के अब फिर रेलवे में जो बड़ा काम अडानीज का है, उसका भी इंटरेस्ट हुआ करता था, लेकिन जांच के दायरे में पहुंच गए तो वो भी दरकिनार हो गए। भारत पेट्रोलियम को लेकर के जिक्र था 50,000 से 60,000 करोड़ की सरकार की जो कमाई हो जाएगी, लेकिन एक ही पल में उसके भी खरीदार इस दौर में, जिस दौर में तेल के रिफाइनरी को लेकर के कमाई की जा रही है, अगर उस समय में भारत देश को कंपनी को लेकर के देश के भीतर और बाहर कोई पार्टी नहीं मिल रही, तो एक पल के लिए जरा आप फिर से समझिए कि भारत देश का बाजार कैसा है, भारत देश में लोगों के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है, और हमारे इस देश में आकर के कोई ये कंपनी ने इतनी पैसा देकर के खरीदने की
बाद क्या कमाएगा, वह भी इसके सामने एक सवाल होगा। यह सवाल ठीक वैसा ही है जैसे एक पल के लिए जब बैंक को, अगर आप सोचिए, याद कीजिए कि बैंकों की क्या स्थिति थी, तो बैंक जितना कमा करके सरकार को देते थे वह एक ही झटके में बढ़ गया। एक झटके में कहने का मतलब से फाइनेंशियल ईयर पिछले 4 वित्तीय जो साल था, जब लगभग 66,539 करोड़ रुपए जो है बैंकों का डिविडेंड हुआ करता था। 2023 के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर 1,04,649 करोड़ एफडीआई हो गया बैंक का। जो रिटर्न ऑफ हुआ ये बढ़ा इसलिए भी, और जो बुक से हटा दिया उसकी जो भरपाई और जो एकत्रित करने का जो बैंक के जो लोग मिले तो उस कलेक्ट वाले भाव को भी डिविडेंड के तौर पर जोड़ा गया और हमारे देश की सरकार ने वो भी पैसा ले लिया। सरकार पैसा को कहीं ज्यादा चाहिए, हमारे देश के काम गरीब से ज्यादा पैसा सरकार को चाहिए होता है, क्योंकि सरकार ने इस समय में जितनी भी चीजें संभाल रखी है, पाल रखी है, उसको चलाना मुश्किल होते जा रहा है। और जब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया, बीईएमएल, कॉन्कर, भारत पेट्रोलियम, सेंट्रल इकोनॉमी लिमिटेड और यहाँ तक जो कोल इंडिया तक की जो इसको स्टेक बेचने की जरूरत जो पड़ी है, यह सवाल ऐसा क्यों हुआ, ये स्टेक बेचने की जरूरत क्यों हुआ? 4,185 करोड़ में स्टेक सेल करना, आगे 4,035 करोड़ में और स्टेक सेल किए जाएंगे। हमारे इस दिशा तक में सरकार कैसे पहुंची? बाल्को में जो स्टेक सेल करने की आरडीआई यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है, इसमें भी स्टेक सेल करने की जो बातें आई। एयर इंडिया की परिस्थिति जरा बताने की आपको जरूरत नहीं। एलआईसी की आईपीओ के जरिए जो कितनी कमाई की जाती, कितनी कमाई नहीं हो पाई, यह भी आपको कहने की जरूरत होनी नहीं पड़ेगी। दीपम के पास में जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के पास जो है 30 से ज्यादा केसेस हैं जो पड़े हुए हैं, जो जिसमें 2024 के बाद सबको सेल में लेकर के जाना। उसमें 14 केसेस ऐसे अलग अलग स्टेजेस पे पड़े हुए हैं और हमारे वो तमाम ये चीजें हैं जिस देश के भीतर में नेशनल मोनेटाइजेशन जो लाइन थी, जो पाइपलाइन बनाई थी, उससे हट करके है। वो भी अगर अपनी को हिट को नहीं पूरा कर पाएंगे तो जरा आप सोचिए कि 2024 का चुनाव बीतने के बाद जो सरकार की कमाई मोनेटाइजेशन से हमारे देश के 18 डिपार्टमेंट्स, जिसमें सड़क भी है, रेलवेज भी आते हैं, एयरपोर्ट्स भी होते हैं और हवाई अड्डे भी इनके अंदर आते हैं, कम्युनिकेशन भी इसके अंदर ही आते हैं, और इन तमाम जगहों से जो कमाई सरकार को चाहिए वो 6 लाख करोड़ की 2025 तक की कमाई थी। लेकिन कमाई अभी तक हुआ कितना? जो 2021 से शुरुआत हुई 2,29,000 करोड़ की कमाई सरकार कर चुकी है। इसका बिल्कुल मतलब साफ होता है कि 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा अभी और भी कमाना है, और ये रफ्तार अगर 2024 और 2025 के बीच ही करनी है तो इस रूप में सरकार अपने अधिकारियों को लगाएगी और लगा चुकी भी है। जो मोनेटाइजेशन प्लान था उसमें 2021-22 के अंदर 1 लाख करोड़ से कुछ कम कमाई हुई है। 22-23 में टारगेट 2,62,000 करोड़ का था, कोई 1,30,000 करोड़ रुपए की कमाई हो पाई। अब यहाँ पर इस साल 1,80,000 करोड़ का जो टारगेट है, जो कमाई कैसे की जाएगी इलेक्शन की वजह में, कैसे वो भी शिफ्ट कर जाएगी इलेक्शन की वजह से, तो सारी चीजें अगर शिफ्ट कर जाएगी तो कोई भी एक सवाल उठा सकता है कि इकोनॉमी अलग है, इलेक्शन अलग है, दोनों आपस में जुड़ते क्यों हैं? तो जो दरअसल मोनेटाइजेशन के जो आर में जो पैसा देते हैं या प्राइवेटाइजेशन के आर में छिप करके पैसा देते हैं, तो वही लोग तो पॉलिटिकल फंडिंग किया करते हैं और राजनीतिक फंडिंग की जरूरत इस समय में कहीं ज्यादा हो चला है, क्योंकि पैसा वहां शिफ्ट करे या इस समय में पैसा लेकर के यहाँ करे। तो इंटरनली कुछ अधिकारियों से जब इस चीज को अगर समझिएगा तो उनका कहना है कि इस दौर में जो बड़े कॉरपोरेट, बड़े व्यापारी, बड़े बिजनेसमैन जो भारत देश के भीतर की सरकारी कंपनियों को खरीदेंगे, जिसको बेचा जाएगा, जिस पे काम इस देश के भीतर चल रहा है, उससे पहले जितनी पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पे रकम आएगी उतनी रकम उसमें माइनस की जाएगी, क्योंकि वो तय तो सरकार को करना है ना, कैबिनेट को डिसीजन लेना है, मोहर लगानी है और देश के भीतर सामने लेकर के जाना है और कहना है ये काम हुआ, फिर उसमें दिक्कत क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इकोनॉमी पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़ करके हमारे देश के चुनाव के आसरे चल रही है और विपक्ष जो चुनाव में खो गया है और उसे लग रहा है कि वो सत्ता में आ जाएंगे। इधर तैयारी इस बात की है कि सत्ता में तो हम आएंगे ही, उसके बाद हमारे देश की चलाने के लिए पैसा चाहिए होगा। तो हमारे देश के भीतर में अभी से नहीं, नेहरू के समय से ही जो हमारे देश में जो खून पसीने से कमाई गई जो पब्लिक सेक्टर को जो क्रिएट किया गया है, क्यों ना उसको भी बेच ही दें। क्योंकि हालांकि विरोध के स्तर पर सरकार की रिपोर्ट ये कहती है कि 5 तरह के विरोध सामने आ रहे हैं, कर्मचारी भी विरोध कर रहे हैं, यूनियन विरोध कर रहा है।
राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, जो उसमें पैसा लगाए हुए होते हैं वह भी विरोध करते हैं, और सरकार कहती है कि इतने ना स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर कि बेच पाना ही मुश्किल है, इसलिए हम टारगेट जो है कंप्लीट नहीं कर पाते। और 2020 के अंदर देखिए हमने डिस इन्वेस्टमेंट का जो टारगेट 2,10,000 करोड़ का रखा था, लेकिन पैसा कितना आया, सिर्फ 16% पैसा आ पाया। क्यों? क्योंकि तमाम जो स्टेक होल्डर थे वो भिड़ गए, और जब ये लोग भिड़ जाते हैं तो इस देश में इस तरह की चीजें हो जाती है, और इकोनॉमी की बैलेंस और संतुलन, समाज को बैलेंस किया हुआ जो पब्लिक सेक्टर काम कर रहा है वो भी एक ही झटके में पीएम मोदी के काल में 2014 के बाद से स्थितियां जो है धीरे धीरे कमजोर होते गई। पीएसयूज में जो 2014 का एक आंकड़ा बताता है कि 17,30,000 लोग जो है काम कर रहे हैं। 2023 का आंकड़ा ये कहता है कि पीएसयूज में यह घट करके तकरीबन 12.5 लाख करोड़ हो गए, यानी लगभग 5 लाख के आसपास जो कमी आई। यह रफ्तार है नौकरियों को जाने की, या उसको जब आप सेल करते हैं उसके बाद जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग जो 176 जिसको बेचा जाना है, जिसको बेचा जा सकता है, उसमें 60 को पहचान कर चुका है, आइडेंटिफाई कर चुका है, और इसको जब बेचा जाएगा, सेल किया जाएगा, तो एवरेज इसके भीतर से भी लगभग 90,000 करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के बीच में जो लोगों का काम छीन सकता है। तो सरकार पैसा कमाने के लिए और उस पैसे कमाए गए पैसे से अपने आप को चलाने के लिए, और क्या इस देश में इस जो सेल जो बेचा जाएगा खुलाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो हमारे देश के भीतर में क्या मुश्किल हालात होंगे। क्योंकि अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार की जो ये यूनिट है, इकाई, जो भारत सरकार की जो इकाई है या जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है, उसमें जरा आप सोच लीजिए, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कौन सी, जो स्टेक बेचने का सवाल होगा, या फिर NINL स्टील प्लांट जो ओडिशा के अंदर पड़ता है उसको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और नीति आयोग, या फिर दरअसल इसको कैसे सेल किया जाए, जो एक कैलकुलेशन है इसका जो बनाया गया कि जो 2024 के चुनाव को खत्म होते हुए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का सेल जो है हमारे देश में हो सकती है। यहाँ पे संदेश क्या जाता है, संदेश बिल्कुल साफ होता है कि दो विपरीत दिशाओं में धाराएं चल चुकी है हमारे देश के भीतर। अभी के समय में इकोनॉमी से जो खिलवाड़ जो बीते 9 सालों से किया जा रहा है, उसी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए और 5 ट्रिलियन बनाने के लिए भारत देश में जो सपना पाला गया, कॉर्पोरेट के आश्रय पूंजी और नेटवर्थ को बढ़ा देना, और उसके ही जरिए हमारे देश के सार्वजनिक उपकरणों को सेल करना, और प्राइवेट सेक्टर के इकोनॉमी को देश के हिस्सेदारी से जोड़ करके अपने ग्रोथ को बता देना, ये एक आइडिया हो सकता है। दूसरा, हमारे देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, उनकी जो मालिक आर्थिक हालात होते हैं, उन हालातों को जरा आप समझना, और उन हालातों से उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमारे देश की सरकार अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है, और कंपनियों को और इस तरीके से चीज़ों को बना रही है, कर रही है, जैसे रोजगार इस देश के अंदर पैदा हो जाए और लोगों को मुफ्त में कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़े, बल्कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके अपने कामों के बदले। और जब अपने पैर पर खुद खड़ा हो जाएंगे तो हमारे देश भी खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। उन्हें 1000, 100 करोड़, लाख करोड़ रुपए के जो IMF और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा मांगना नहीं होगा, क्योंकि 2014 के अंदर इस देश के ऊपर जितना कर्ज हुआ करता था उसको दोगुना कर लीजिए, फिर उसको 50% और उसमें जोड़ दीजिए, 150 गुना ज़्यादा कर्ज इस समय में बढ़ गया है, और फिर भी चीज़ें अपने अनुकूल नहीं हो पाई है। और इसलिए भी नहीं क्योंकि हमारे इकोनॉमी जो हमारी जो अपनी संपत्ति को जो बेच करके जो चलाने और भोगने की जो स्थिति है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। जय हिंद।